नमस्कार, अमर उजाला.com पर आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं आदर्श झा। देखिए, देश का एक राज्य उत्तराखंड इन दिनों काफी चर्चा में है। चर्चा इसलिए क्योंकि यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर लगातार जो बातें हो रही थी, उत्तराखंड में जिस तरीके से बिल का ड्राफ्ट तैयार किया जा रहा था, अब वो अपने अंजाम तक पहुंचता हुआ दिख रहा है, क्योंकि उत्तराखंड विधानसभा में इस बिल को पेश कर दिया गया है। क्योंकि उत्तराखंड बीजेपी शासित प्रदेश है, इसलिए इसको लेकर तमाम सवाल भी उठ रहे हैं। बीजेपी के अगर आप दशकों पुराने तमाम प्रमुख जो उनके एजेंडे थे उस पर अगर गौर करें तो तीन प्रमुख मांगे थी: राम मंदिर, अनुच्छेद 370 और यूनिफॉर्म सिविल कोड, यानी देश में समान नागरिक संहिता का होना। ये तीन प्रमुख मांगे थी। दो का वादा लगभग पूरा हो चुका है और तीसरे पर अब बीजेपी ने काम करना शुरू कर दिया है। और कहा यह भी जा रहा है कि जिस तरीके से उत्तराखंड में यूसीसी का जो बिल है वो अब पेश हो गया है और सब कुछ ठीक रहा तो वो पास भी हो जाएगा, तो उसके बाद क्या बीजेपी इसको और आगे बढ़ाएगी, देश में दूसरे राज्यों में भी लेकर जाएगी। लेकिन इस तमाम चर्चा के बीच जो सबसे बड़ा सवाल यह है कि यूसीसी है क्या, इसकी जरूरत क्यों थी, क्या वजह थी, क्यों इस पर विचार किया जा रहा था, और जो इसके तर्क, इसके एक तरीके से कहा जाए इसके पक्ष में जो तर्क हैं और इसके विपक्ष में जो तर्क हैं, उनके मायने किस तरीके से समझें। ये तमाम चीज़ें बहुत अहम हो जाती हैं। और ये सब समझाने के लिए हमारे साथ इस वक्त दो खास मेहमान जुड़ गए हैं। हमारे साथ वरिष्ठ वकील अश्विनी दुबे जी जुड़ गए हैं, हमारे साथ स्वामी शैलेशानंद गिरी जी जुड़ गए हैं उज्जैन से, और मुस्लिम स्कॉलर भी हमारे साथ जुड़ेंगे। उनसे भी बात करेंगे, उनसे भी जानेंगे कि यूसीसी को लेकर जो विरोध हो रहा है क्यों हो रहा है। अश्विनी जी, मैं इस चर्चा की शुरुआत आपसे करूंगा, फिर मैं स्वामी जी के पास जाऊंगा। पहले तो ये जो यूसीसी का ड्राफ्ट है जो उत्तराखंड में पेश किया गया, क्यों जरूरी है? यूसीसी को लेकर जो तमाम बातें की जा रही है, अगर कानून के लिहाज से हम इसको समझने की कोशिश करें और जो बदलाव है उनको कैसे समझें? बहुत बहुत धन्यवाद आदर्श जी। पहला, भारत में एक संविधान है, रूल ऑफ लॉ है। वो संविधान कहता है कि जो लॉ पार्लियामेंट या स्टेट गवर्नमेंट पास करेंगी वही लॉ देश में प्रेवलेंट होगा। एक संविधान एक कानून की बात करता है, तो यानी दो तरह के कानून इस देश में प्रेवलेंट थे। एक कानून जो संविधान के इसेंशियल टेस्ट को पास करके बना था, जैसे हिंदू कोड बिल हो गया। दूसरा जो कानून है वो रिलीजियस स्क्रिप्चर्स पर आधारित था, यानी एक तरफ महिलाओं को फाइनेस्ट जो अधिकार हैं, एडॉप्शन का, सक्सेशन का, इनहेरिटेंस का, वो अधिकार मिल रहा था, और डाइवोर्स का। दूसरी तरफ रिलीजियस स्क्रिप्चर्स से निकले लोगों को कानून सम्मत जो व्यवस्था थी उसके मुताबिक ना तो एडॉप्शन मिल रहा था, ना सक्सेशन मिल रहा था, और ना मिल रहा है बाकी राज्यों में, ना उनको प्रॉपर्टी राइट्स मिल रहे हैं, और ना ही डाइवोर्स के राइट है। जेंडर न्यूट्रल, रीजन न्यूट्रल लॉ जो सारे इंडियंस को, चाहे वो हिंदू हो, मुस्लिम हो, जोरेस्ट्रियन हो, क्रिश्चियन हो, चैरिटी, डिविनिटी, गार्जियनशिप, शेयरिंग ऑफ कस्टडी, जेंडर बेस्ड जो डिस्क्रिपेंसी थी, रिलीजन, कास्ट और सेक्ट वाली जो डिस्क्रिपेंसी थी, उसको दूर करने के लिए कॉम्प्रिहेंसिव, यूनिफाइड, जेंडर न्यूट्रल, रिलीजन न्यूट्रल लॉ की जरूरत इस देश में थी। और मैं समझता हूं सुप्रीम कोर्ट ने भी समय समय पर कहा, गोवा एक शाइनिंग एग्जाम्पल है इस बात का कि गोवा में सक्सेसफुली पिछले 2 दशक से ज्यादा समय से यूनिफॉर्म सिविल कोड चला, लेकिन बाकी राज्यों में नहीं चल रहा है, और ये उत्तराखंड दूसरा पायनियर स्टेट में। तीसरी बात, आर्टिकल 37 जो भारत के संविधान का है, वो कहता है कि गवर्नमेंट की ये ड्यूटी है कि जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स हैं हमारे संविधान में, चाहे आर्टिकल 44 जो यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात करता है, उन डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स को ट्रू लेटर और स्पिरिट में लागू किया जाएगा। हमारी संविधान सभा में क्या ऐसी व्यवस्थाएं रही होंगी, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में क्या ऐसी व्यवस्थाएं रही होंगी कि उस समय यूनिफॉर्म सिविल कोड पारित नहीं हो पाया, और इसीलिए इसको डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी का पार्ट बना करके कहा कि स्टेट प्रयास करेंगे कि यूनिफॉर्म सिविल कोड देश में लागू करें। और आज मैं समझता हूं कि एक स्टेट बहुत पायनियर बना, जिसने आजाद भारत में संविधान निर्माताओं की जो एक मांग थी, जो धर्मनिरपेक्ष देश में धर्मनिरपेक्ष कानून को जरूरत थी, उसको लागू किया। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात कह रहे हैं, और जिस तरीके से आप समझा रहे हैं, मुझे लगता है कि काफ़ी लोग जिनको कंफ्यूजन है ना, जिनके दिमाग में यूसीसी को लेकर, वो शायद दूर होगी। मैं आऊँगा अश्विनी जी आपके पास, क्योंकि कानूनी पहलू इसमें बहुत सारे हैं, पेचीदगियाँ हैं, वो समझेंगे। स्वामी जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, स्वामी शैलेशानंद गिरी जी। स्वामी जी, क्यों यूसीसी ज़रूरी है? क्यों यूसीसी को इतना बड़ा एजेंडा बनाया गया? क्योंकि देखिए, ये मैं सवाल इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि इस पर भी खूब हिंदू मुसलमान करने की कोशिश हुई, इस पर खूब राजनीति रही। आखिर क्यों, समझाइए ज़रा। जी देखिए, हमारा जो भारतीय सनातन है, जो संपूर्ण जीवन निर्जीवन के लिए बराबरी की बात करता है,
बराबरी के न्याय की बात करता है। यदि हमारी जो मौसम की व्यवस्था है, हमारी प्रकृति की जो व्यवस्था है, सूरज यदि किसी को रोशनी देता है तो समान रूप से देता है। तो जो समानता का जो विषय है, ये लोका समस्ता सुखिनः भवन्तु वाला है, सर्वे भवन्तु सुखिनः वाला है। तो ऐसी स्थिति में यूनिफ़ॉर्म सिविल कोड लगाना इसलिए आवश्यक था कि हम देख रहे हैं पॉलीगैमी को देख रहे हैं, बहुविवाहों को देख रहे हैं, उससे होने वाले, उपजने वाले अपराधों को देख रहे हैं। हम नारी अत्याचार को लगातार कितनी सदियों से देख रहे हैं एक वर्ग विशेष के अंदर। हम क्या सभ्यता के दायरे में यदि आना चाहते हैं या हमारी मानवता को भी हम इवोल्यूशनाइज़ करना चाहते हैं, तो ऐसी स्थिति में यूसीसी बेहद आवश्यक था। इसमें कोई शक नहीं, परंपराओं के नाम पर कई बार मुर्दों को भी ढोया जाता है, यानी कि कई सारी गलत कुरीतियों को भी ढोया जाता है। कई बार ये विवाद उठा हिंदू-मुस्लिम वाला, तो उस समय पर मैं अक्सर कहता आया था कि ईदी अमीन युगांडा का राष्ट्रपति था, जो मानव भक्षक था। नवजात शिशुओं की वो कच्चा खा जाता था। यदि उनके वंशज कहीं आकर के हमने शरण दे दी हमारे देश के अंदर, तो ये माँग करेंगे कि हमारी तो परंपरा है ये परंपरा मानवतावादी नहीं हो सकती। तो मानवता को समान रूप में आकलन करने के लिए, स्थापित करने के लिए एक समान कानून का होना आवश्यकता है, समान आचार संहिता का होना आवश्यक है। हम अपने-अपने हिसाब से अपने कानून का निर्धारण नहीं कर सकते। देखिए, हमारी इस भूमि के ऊपर इसका भू-भाग का जो इतिहास रहा है, उस इतिहास का मध्ययन करते हैं, तो चाहे इसके अंदर हम माने कि राजसी व्यवस्थाएँ थी, किंतु राजसी व्यवस्थाओं के अंदर भी उन जितने शासक थे, उन्होंने भी सनातन का जो मानवीय पहलू है, उसके आधार पर ही अपने कानून बनाए थे। कुछ उग्र कानून थे, जो देश काल परिस्थिति के बाद में अनुसार धीरे करके कट शॉर्ट होते चले गए। बीच में तो यहाँ तक आपने देखा कि फांसी तक पर प्रतिबंध लगा। तो हम मानव यदि बनना चाहते हैं, तो हम सबको एक मत से स्वीकार करना पड़ेगा कि हम सब एक ही तो हैं, हम में भेद कहाँ? कोई जाति का, वर्ण का, धर्म का, ये भेद यदि खत्म करना है, हमें किसी भी प्रकार का पहाड़वासी, ज़मीनवासी इनके बीच के संघर्ष को खत्म करना है। तो इस संघर्ष को खत्म करने के लिए एक कानून होना आवश्यक है और इसीलिए यूसीसी की ये जो प्रस्तावना है, इसका मैं स्वागत करता हूँ। जी। नहीं, वो बात आपकी ठीक है, लेकिन देखिए बात अगर हिंदू धर्म की करें तो हिंदू धर्म में भी कई विविधताएं नज़र आती हैं। बहुत सारे हिंदू अलग तरीकों से अपनी धार्मिक मान्यताएं हैं, बहुत सारे हिंदुओं की अलग धार्मिक मान्यताएं हैं। उस लिहाज से देश की जो विविधता रही है उसके लिहाज से अगर देखें, क्योंकि एक पक्ष जो है उसको लगता है कि यूसीसी के जरिए उन पर हमला करने की कोशिश हो रही है या एक तरीके से उनको लिमिट करने की कोशिश हो रही है। स्वामी जी, तो क्या ये समझा नहीं पा रहे हैं या वो समझना नहीं पा रहे, समझना नहीं चाह रहे हैं? होने चाहिए। ये कानून जो है यूसीसी जो है, ये किसी प्रकार का कोई तानाशाह कानून नहीं है। ये सबको समान रूप से आकलन करने वाला, जज करने वाला कानून है। सबका आचरण को समान करने वाला कानून है। देखिए, हम निरंतर रूप से अध्ययन करते हैं, तो हिंदू समाज की जो भिन्न रीतियाँ हैं, उसके अंदर जो कुरीतियाँ थी, जैसे कि हम देख रहे थे वो सती प्रथा थी, उसका अंत करने के लिए भी तो कानून ही सामने आया ना, तो वो अंत हुआ। तो कोई समाज की कोई कुरीति है, तो उसको हम धीरे-धीरे बाल विवाह है, वो कुरीति है, उसको भी हमें समाप्त करना ही होगा। कोई सा भी वर्ण हो, कोई सा भी धर्म हो, उसके अंदर बाल विवाह एक अपराध ही माना जा रहा है, तो उसे अपराध मानना चाहिए। रही बात एडोलेसेंस ऐज के बाद का जो है वोटिंग अधिकार की, जब हमने ऐज की बात करी, तो इस यूसी की जो प्रस्तावना है, उसके अंदर मैंने पढ़ा कि बालिकाओं की जो आयु है, उसके अंदर थोड़ी-सी बढ़ोतरी की जाएगी शादी की, क्योंकि ताकि वे पूर्ण रूप से शिक्षित हो सके। तो किसके भले के लिए है? इसके अंदर कोई जाति, वर्ण, धर्म का लिखा है क्या? आप एक चीज़ बताइए, जिस प्रदेश से मैं आता हूँ, वहाँ पर एक नियम बनाया मुख्यमंत्री जी ने कि किसी भी धर्म स्थल से ध्वनि विस्तारकों का प्रतिबंध होगा। यानी कि एक डेसिबल है, जो मानव के लिए लिमिटेड वैल्यू के अंदर ठीक है। तो एक साइंटिफिक उसका एक आधार है और उसको समान रूप से लागू किया जा रहा है। इसके अंदर धार्मिक विद्वेष कहाँ आ रहा है? धार्मिक विद्वेष नहीं है जी ये मन के अंदर एक राजनीतिक कलुषित या जिसे कह सकते हैं डीप रूटेड एक पेन है, एक डीप रूटेड एजेंडा है या एक डीप रूटेड उद्देश्य है, जिसके चलते हुए परस्पर विरोध की बातें आती है। जी। ठीक है, आप रहिए स्वामी जी हमारे साथ। अश्विनी जी, मैं आपके पास आ रहा हूं। देखिए, भारत हमारा जो है वो देश अलग अलग विविधताओं से भरा हुआ है, और अगर मैं एक बार संविधान की बात करूं तो संविधान का जो अनुच्छेद 25 है उसमें कहा गया है कि कोई भी अपने हिसाब से धर्म मानने और उसके प्रचार की स्वतंत्रता रखता है। फिर हम यूसीसी लेकर आते हैं, तो क्या ये दोनों चीजें टकराएंगी नहीं आपस में, और टकराएंगी तो इसका रास्ता क्या होगा, थोड़ा इसको समझाइए। अनुच्छेद 25 हर व्यक्ति को अपने धर्म में
प्रोपोगेट करने की, धर्म में पूजा करने की इजाजत देता है, परंतु देश के कानून में क्या व्यवस्थाएं होंगी, क्योंकि अनुच्छेद 25 में भी ये लिखा हुआ है कि सब्जेक्ट टू दी पब्लिक ऑर्डर, मोरालिटी, लॉ फ्रेम्ड बाय द स्टेट। तो धारा 25 में भी जो है वो भी ऑब्सोल्यूट नहीं है, वो भी सब्जेक्ट टू रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस है। और धारा 25 अपने धर्म का, जैसे आदरणीय जो स्वामी जी हैं उनको पूजा करने का अधिकार देता है, आपको पूजा करने का, मुझे पूजा करने का अधिकार देता है, किसी अन्य धर्म का व्यक्ति होगा तो उसको इबादत करने का अधिकार देगा, इबादत से नहीं रोका जा सकता। लेकिन देश में अधिकार देने के लिए, देश में हिस्सा प्रॉपर्टी में देने के लिए, सक्सेशन में देने के लिए, अडॉप्शन में देने के लिए, विवाह और के बाद जो डाइवोर्स के रूल है उनको रेगुलेट करने के लिए कानून की जरूरत है। सेपरेट लॉ कास्ट के बेसिस पर, रिलीजन के बेसिस पर, लैंग्वेज के बेसिस पर, जेंडर के बेसिस पर, ये बने एक तरह से हम देखें तो हमारे देश का जो संविधान है, जो मूल प्रस्तावना है, देयर विल बी वन लॉ फॉर ईच एंड एवरी सिटीजन with respect to the adoption, maintenance, inheritance, जो समान कानून की हम बात करते हैं वो उसके खिलाफ है। दूसरा, देश धर्मनिरपेक्ष है, कानून धर्मनिरपेक्ष क्यों नहीं है? तीसरा, यूनिफॉर्म सिविल कोड एक रिलीजियस अपीजमेंट, या ये नहीं कह सकते किसी एक रीजन का, हिंदू धर्म की जो बुराइयां हैं वो भी दूर होनी चाहिए और किसी और धर्म की जो अच्छाइयां हैं वो उसमें अडॉप्ट करके एक कॉमन सिविल कोड पूरे देश में बनना चाहिए। तीसरा, जब हम इनइक्वालिटी की बात करते हैं गर्ल के बीच में और बॉय चाइल्ड के बीच में, तो इनइक्वालिटी रिलीजियस अपीजमेंट में कहां आ जाना चाहिए? इनइक्वालिटी तो इनइक्वालिटी है, उसके लिए कोई मेल है इसलिए उसको ज्यादा संपत्ति में अधिकार मिलेगा अपनी पिता की, और कोई फीमेल है नहीं मिलेगा। मेल है अगर वो किसी और धर्म का है उसको एडॉप्शन का राइट है, वो दूसरे धर्म का है, फीमेल है, उसको एडॉप्शन का राइट नहीं है। तो जेंडर इनइक्वालिटी अगर एक तरह से 125 कोड ऑफ सिविल क्रिमिनल प्रोसीजर महिला को अपने पति से भरण पोषण का अधिकार देती है, वो किसी और दूसरे धर्म के लोगों को नहीं है। जो प्रोटेक्शन ऑफ वुमेन फ्रॉम डोमेस्टिक वायलेंस है वो महिला को अपने पति के उसमें शेयर, उसी इक्वल तरीके से सिविल जो राइट्स हैं उसी तरीके से रहने के मकान और बाकी चीजों में हिस्सेदारी देती है, वो दूसरी जगह नहीं है। हिंदू मैरिज एक्ट में सेक्शन 24 में मेंटेनेंस पेंडेंट इलाइट है, माने मुकदमा जिस समय चल रहा है वो बाकी धर्मों में नहीं है। तो ये जो कुरीतियां हैं, जो एक तरफ फाइनेस्ट लॉ एक महिलाओं को रेगुलेट करने के लिए और दूसरी तरफ उन्हीं धर्म की महिलाओं को रेगुलेट करने के लिए नहीं है, वो नहीं है। तीसरा, हिंदू सक्सेशन एक्ट में हिंदू महिलाओं को अपने पिता की संपत्ति में अधिकार मिल रहा है, तो दूसरे हमारे धर्म की जो महिलाएं हैं उनको अधिकार क्यों नहीं मिलना चाहिए? हिंदू धर्म की महिलाएं जब चाहे तब तलाक के लिए अदालत में एक तरफा मुकदमा डाल सकती हैं, हमारी मुस्लिम बहनें क्यों नहीं मुकदमा डाल सकती है कोर्ट में? क्योंकि रिलीजन के बेसिस पर उनका कानून है। तो जब संविधान आ गया तो पर्सनल लॉ तो किसी की एप्लीकेबिलिटी है ही नहीं है, उसकी एप्लीकेबिलिटी सिर्फ और सिर्फ इबादत करने तक है। और इसीलिए आप देखेंगे कि जो आर्टिकल 24 है, आर्टिकल 24 डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी कहता है कि स्टेट शुड ट्राई टू एस्टैब्लिश अ यूनिफॉर्म सिविल कोड फॉर ऑल सिटीजन्स थ्रू आउट इंडिया। और ये बात कब से है? जब से संविधान बना है। तो कानून अगर बनना है, सबके लिए एक जैसा बनना है, तो मैं नहीं समझता हूं कि इसमें किसी प्रकार की कोई अड़चन है या किसी का अपना धार्मिक अधिकार देश के संवैधानिक अधिकार से आदर्श ऊपर है। मैं कह रहा हूं जिस तरीके से ये कानून बनाया गया, उसके पहले जिस तरीके से बातें हुई, अब कहा यह जा रहा है कि 2.5 लाख लोगों से उनकी रायशुमारी की गई। क्या केवल 2.5 लाख लोग ही सबके लिए रायशुमारी कर देंगे? रायशुमारी का दायरा और बड़ा नहीं होना चाहिए था, ताकि जिस भी संप्रदाय की जो भी सवाल हैं, जो भी उनके मन में आशंकाएं हैं, उसको दूर करके हम आगे बढ़ सकते थे? नहीं, देखिए, कंसेंसस का मतलब होता है यही, लेकिन होता क्या है कि सुप्रीम कोर्ट की ऑनरेबल जस्टिस रंजना देसाई की अध्यक्षता में यूनिफॉर्म सिविल कोड बनाने की जो कमेटी बनी, उस कमेटी के सामने लोगों के प्रस्ताव और विचार आते हैं। अभी देखिए, जैसे जिस तरह से देश में भी पॉपुलेशन कंट्रोल पर बात चल रही है, तो जो जस्टिस ऋतुराज अवस्थी हैं, जो लॉ कमीशन के चेयरमैन, वो भी इनवाइट कर रहे हैं, सबसे रिकमेंडेशंस मांग रहे हैं। जब लॉ बनने लगा तो जो नया कानून क्रिमिनल लॉ आया उस समय भी रिकमेंडेशन, तो अब 2,33,000 लोगों ने अपने विचार दिए।
72 बैठकें भी तो हुई। उन बैठकों में कौन से लोग शामिल थे? कुछ तो लोग शामिल होंगे ही उन बैठकों में विभिन्न धर्मों के। और 400 से ज्यादा धाराएं बनी, तो ऐसा नहीं है कि एक तरफा वो है। और देखिए दूसरा, यूसीसी महिला अधिकारों पर केंद्रित है, बहु विवाह पर रोक का प्रावधान है, लड़कियों की शादी की उम्र 18 साल से ऊपर बढ़ाने का प्रावधान है, लिव इन रिलेशनशिप के रजिस्ट्रेशन इसलिए भी जरूरी, बहुत सारे फेक केसेस भी लेटर ऑन, दो लोग आपस में प्रेम में पड़ते थे युवा और आज साथ में रहना शुरू करते थे, जैसे ही उनका प्रेम खत्म हुआ तो वो फिर कोर्ट में, वो जो है पुलिस स्टेशन में जाके खत्म होता था। तो एटलीस्ट एक बात, जो कंसेंट और नहीं कंसेंट, उसके बीच की जो क्लैरिफिकेशन है, अथॉरिटी एटलीस्ट रेगुलेट तो कर सकेगी ताकि इनोसेंट आदमी भी नहीं फंसे। और मैं तो सिर्फ इतना ही नहीं कर, मैं तो जनरल न्यूट्रल लॉ की भी बात करता हूं, पैरवीकार हूं मैं जनरल न्यूट्रल लॉ का, कि सिर्फ महिला केंद्रित कानून नहीं होना चाहिए, जनरल न्यूट्रल लॉ इस देश में होना चाहिए। और आज नहीं तो कल जनरल न्यूट्रल लॉ भी इस देश में लागू होगा। और ये यूनिफॉर्म सिविल कोड एक भारत का, भारतीयता की अनेकता में एकता की तरफ बढ़ाया गया एक बड़ा सराहनीय कानून का कदम है। ठीक है स्वामी जी, लेकिन फिर इसको राजनीतिक चश्मे से क्यों देखा जा रहा है? क्यों तमाम सवाल उठाए जा रहे हैं यूसीसी को लेकर? क्यों ये कहा जा रहा है कि एक तरीके से कोशिश ये हो रही है कि भारत को हिंदू राष्ट्र की तरफ आगे बढ़ाया जाए, इसके लिए यूसीसी लाया जा रहा है? हमारी जो धार्मिक मान्यताएं हैं, सभी पक्षों की अपनी अपनी धार्मिक मान्यताएं हैं, उस पर एक तरीके से हमले के तौर पर देखा जा रहा है, ऐसे क्यों? देखिए, शुरू से मैंने बोला ना, डीप रूटेड फियर है। ये पॉलिटिकल हो गया, किसी पार्टी ने कोई सा भी विषय बिंदु को अपने एजेंडा में रख लिया। फॉर एग्जांपल बीजेपी ने यूसीसी को अपने उत्तराखंड के पॉलिटिकल एजेंडे में रख लिया। तो अच्छा है या बुरा है? आज के इस डेमोक्रेसी का सबसे पेक्युलियर थिंग यही है कि वो ये नहीं देखना चाहते हैं कि सामने वाले पक्ष ने भी कुछ अच्छी बात कही। तो राजनीतिक असहिष्णुता के इस दौर के अंदर यदि कोई सा भी राजनीतिक दल अच्छी बात भी कहेगा तो उसका विपक्षी दल उसका विरोध करेगा। हम लगातार इस विषय के ऊपर बात करते हैं, हिंदू राष्ट्र की जो बात है फॉर एग्जाम्पल, तो सनातन हिंदू राष्ट्र के अंदर कोई जाति वर्ण व्यवस्था की बात नहीं कही है। उसके अंदर जैसे अभी सर बता रहे थे, यदि हमारे संविधान के निर्माण के समय हमारे पास में पर्याप्त समय होता तो शायद ये यूसीसी फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग इंप्लीमेंट होता, क्योंकि उस समय पर यूनानिमस डिसीजन नहीं बन पाया। किंतु वहीं पर यदि हम भिन्न नीतियां हैं, हमारे वेदांग है, उनका अध्ययन करते तो आप पाते कि सदियों पूर्व भी हमारे यहाँ पर समान नागरिक संहिता वाला ही नियम था। रामायण का अध्ययन कर लेते तो मालूम पड़ जाता है कि किस प्रकार का समानता का बोध था। रामायण को ही पढ़ लेते तो मालूम पड़ जाता कि एक पत्नी वाला जो विषय लागू करा राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न ने, रामायण को ही पढ़ लेते तो पॉपुलेशन कंट्रोल का आता है कि चारों भाइयों के दो दो ही संतानें थी। तो फॉर एग्जाम्पल दीज आर द थिंग्स कि यदि कोई व्यक्ति हर चीज को पॉलिटिसाइज करना चाहता है तो राष्ट्र के लिए नहीं, लोकतंत्र के लिए नहीं शुभकर है, बल्कि ये कहीं ना कहीं एक विघ्न संतोषी बातें हैं। यदि कुछ चीज इस यूसीसी में बुरी लग रही है तो उसके ऊपर खुले मंच में चर्चा होती, वो करनी चाहिए थी। सबको आमंत्रित किए थे, सबके सुझाव आमंत्रित किए थे, सबने सुझाव दिए। और रही बात 2.5 लोगों से पूछा या 25 लाख लोगों से पूछा, मतलब नहीं है जी। देखिए, यदि डेमोक्रेसी के अंदर आम जनता के सामने यदि 100 में से 90 लोग बोल देंगे कि रस्सी नहीं सांप है, तो सांप आप डिक्लेयर कर देंगे क्या? डेमोक्रेसी की अपनी एक मर्यादा है, अपनी एक लिमिटेशन है। यदि वहां पर इंटेलेक्चुअलिटी है, जो विषय विशेषज्ञ है, जो कि समाज के चिंतक है, जो समाज को आगे ले जाने वाले हैं, उनकी कुछ समितियों ने, न्यायविदों ने मिल करके ये यदि मसौदा तैयार किया है तो इस मसौदे के ऊपर कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए। तो मेरा ऐसा सिंपल सा कहना है कि यूसीसी के अंदर यदि इन केस इनको किसी को कोई ऑब्जेक्शन है तो उस ऑब्जेक्शन को रूल आउट करने के लिए खुले मंच पर स्वतः ही आना चाहिए, परंतु अब विरोध नहीं करना चाहिए। ठीक है, मैं एक बात अश्विनी जी आपसे समझना चाहूंगा, क्योंकि मैं आपसे कोई पॉलिटिकल सवाल नहीं कर रहा हूं, केवल एक रेफरेंस के लिए इस बात का जिक्र कर रहा हूं, क्योंकि बार बार कहा जा रहा है कि बीजेपी के एजेंडे में दशकों से रहा है यूसीसी। गोवा में है यूसीसी, पहले से चल रहा है, उसको लेकर कोई विवाद हम नहीं देखते हैं। उत्तराखंड में अब तैयारी चल रही है, बिल पेश हो चुका है। आगे सरकार की तरफ से शायद कुछ इस तरह का प्लान हो, क्योंकि 14 जून को यूसीसी पर सार्वजनिक 22वें विधि आयोग ने 14 जून को यूजीसी पर सभी धार्मिक संगठनों से और अलग अलग पक्षों से 30 दिन के अंदर अपनी राय देने को कहा था। तब भी एक बार फिर ये चर्चा खूब चली थी। सवाल यह है कि अगर केंद्र की तरफ से यूसीसी पर काम किया जाता है और जो राज्य अपने अपने हिसाब से यूसीसी लेकर आ रहे हैं, क्या इन दोनों ही कानूनों में अगर भविष्य में ऐसा होता है तो सामंजस्य बैठाना होगा, या एक बड़ी पिक्चर किस तरीके से बनकर आएगी यूसीसी को लेकर, उसको थोड़ा समझाइए। देखिए, ये
जो यूनिफॉर्म सिविल कोड है वो राज्य और केंद्र दोनों की शक्तियों में है। माने पार्लियामेंट भी इस पर कानून बना सकता है एक नेशनल लेवल का, और ये जो है स्टेट गवर्नमेंट चाहे तो वो भी कानून बना सकती है अपने राज्य में। तो ऐसा नहीं है, लेकिन धीरे धीरे जब सारे राज्य देश के इस पर एक कंसेंसस पर आ जाएंगे तो निश्चित तौर पर ये जो है एक यूनिफॉर्म देश में कानून बनेगा। दूसरा, हिंदू सक्सेशन एक्ट और इंडियन सक्सेशन एक्ट की जो धाराएं हैं, उन किसी धारा को ओवर रूल नहीं किया गया है। उन धाराओं को सुसंगत मानते हुए जो ये यूनिफॉर्म सिविल कोड उत्तराखंड का आया है, उसी को आधार बनाकर, माने वहां पर किसी ऐसा नहीं किसी नेशनल लेवल का जो कानून है उसको ओवर रूल किया गया हो। दूसरी बात, आदर्श भाई, वह विवाह पर क्या नहीं लगता कि हम जब आदर्श राम राज्य की बात करते हैं तो प्रभु श्री राम ने तो स्वयं एक पत्नी और दो बच्चों का जीवन, हम दशरथ राज्य की बात नहीं करते, हम कृष्ण युग की बात नहीं करते, हम राम राज्य की बात इसलिए करते हैं कि उनका वन एक पत्नी और दो बच्चों का जो कॉन्सेप्ट था वो नोबल कॉन्सेप्ट यूनिफॉर्म सिविल कोड का कॉन्सेप्ट है। तो ये समान नागरिक संहिता लगने बहुविवाह नहीं क्यों नहीं रुकना चाहिए। लड़कियों की शादी की उम्र 21 साल इसलिए क्यों नहीं तय होनी चाहिए, क्योंकि 21 साल तक वो समझने लायक होती है। लिव इन रिलेशनशिप में रहने वालों को अपनी जानकारी क्यों नहीं देनी होगी। ऐसे रिश्तों में रहने वाले लोगों को अपने माता पिता को जानकारी तो देनी चाहिए। नहीं, श्रद्धा वाकर जैसी लड़कियों का क्या हश्र होता है, क्या आपने देखा नहीं है। लिव इन रिलेशनशिप में रहने वालों के लिए पुलिस में रजिस्ट्रेशन क्यों जरूरी नहीं होना चाहिए। विवाह के बाद अनिवार्य पंजीकरण की आवश्यकता क्यों नहीं होनी चाहिए। आप किसी कलेक्ट्रेट में उठा करके जाकर के देखिए ना आदर्श भाई, हम और आप सभ्य समाज में रहने वाले इसी समाज के लोग हैं, आप वहां पर जाकर के देखिए कि क्या एक पढ़ी लिखी लड़की, हालांकि शादी करना उसका पूरा अधिकार है, लेकिन 18 साल या 19 साल की लड़की एक 37 साल के लड़के से, आदमी से शादी करती है, किस प्रेम में पढ़कर वो करती है। क्या उस बालिका की इतनी समझ है कि वो जो स्टेप जो मैरिज ऑफिसर के सामने लेने जा रही है, वो उसकी जो उसका माइंड कॉन्शियस है, उसकी पढ़ाई लिखाई के मुताबिक वो वहां जरूरी है। माता पिता का जानना जरूरी नहीं है। चाहे रिलीजन, मैं कहता हूं किसी धर्म की लड़की हो किसी धर्म का लड़का हो, इंटरफेथ रिलेशनशिप में कहीं कोई मनाही नहीं, मनाही, लेकिन यह है कि वो रेगुलेट करने में कहां पर प्रॉब्लम है। विवाह के बाद पंजीकरण नहीं करवाने पर सरकारी सुविधा से वंचित होना पड़ेगा। करवाना चाहिए, निश्चित करवाना चाहिए। मुस्लिम महिलाओं को गोद लेने का अधिकार होगा। गोद लेने की प्रक्रिया सरल क्यों नहीं होनी चाहिए। लड़कियों को लड़कों के बराबर विरासत का अधिकार क्यों नहीं मिलना चाहिए। इद्दत जैसी प्रथाओं पर प्रतिबंध क्यों नहीं लगना चाहिए। पति पत्नी दोनों को तलाक की प्रक्रियाओं पर समान अधिकार क्यों नहीं प्राप्त होना चाहिए। और नौकरी पेशा बेटे की मृत्यु की स्थिति में बुजुर्ग माता पिता के भरण पोषण की जिम्मेदारी पत्नी पर क्यों नहीं होनी चाहिए। और पति की मृत्यु की स्थिति में पत्नी एक रीमैरिज क्यों नहीं कर सकती। क्या उससे मिला हुआ मुआवजा जो है माता पिता के साथ साझा नहीं होना चाहिए। पत्नी की मृत्यु हो जाए तो उसके पिता को सहारा नहीं मिलना चाहिए। अनाथ बच्चों के लिए क्या गार्जियनशिप की प्रक्रिया को सरल नहीं बनाना चाहिए। पति पत्नी के बीच के विवाद में बच्चों की कस्टडी दादा दादी को नहीं देनी चाहिए। अब बच्चों की संख्या निर्धारित करने सहित जनसंख्या नियंत्रण के लिए प्रावधान पेश नहीं करना, क्यों नहीं करना चाहिए, ऐसे बताइए। रिसोर्सेस हमारे पास कम है, और रिसोर्सेस तो बिल्कुल कम है। पॉपुलेशन हमारी दुनिया से बहुत ज्यादा है। लैंड हम देखें तो यूएस से 10 गुना कम, पॉपुलेशन 10 गुना ज्यादा। चाइना से हमारी लैंड 3 गुना कम, पॉपुलेशन हमारी 150 करोड़ पार हो चुकी है। ऑफिशियली रोहिंग्या बांग्लादेशी जोड़ दीजिए, माफ कीजिएगा, तो वो पॉपुलेशन एक्सप्लोशन देश में हो रहा है क्या हर रोज। ऐसा नहीं लगता कि स्लीपर सेल किस तरीके से चल करके रोहिंग्या और बांग्लादेशी लेकिन को लेकर मुझे ऐसा लग रहा है कि आप इसके लिए एक पक्ष को ही जिम्मेदार ठहरा रहे हैं, ऐसा है क्या? नहीं, ये सोच है क्या बिल्कुल इसके नहीं, पीछे? एक पक्ष बिल्कुल नहीं है। हिंदू धर्म में भी 2 से ज्यादा, मैं तो हिंदू धर्म में होने के बाद भी बड़ी आदर के साथ कहना चाहूंगा, हिंदू धर्म की जो कुरीतियां हैं, महिलाओं के ऊपर जो अत्याचार हैं, 2 से ज्यादा जो बच्चे पैदा करते हैं, माँ बाप को जो छोड़ देते हैं, उनको भी इसी तरह से रेगुलेट करना चाहिए। किसी एक का नहीं, एक धर्म की तो बात ही नहीं है, देश की बात है, ये कंट्री की बात है। और ये आज की बात नहीं आदर्श भाई, मोहम्मद अहमद खान वर्सेस शाह बानो का बेगम केस, कौन उसके 1995 में, बताइए आप उसको क्या कहा था। सुप्रीम कोर्ट ने कहा था, इट इज अ मैटर ऑफ रिग्रेट दैट आर्टिकल 44 हैज रिमेन्ड अ डेड लेटर। सुप्रीम कोर्ट ने कहा इसको इंप्लीमेंट करो, और उसके बाद रीइटरेट किया उस डिमांड को सरला मुदगल यूनियन ऑफ इंडिया के केस में, जॉन वलट्टमम के केस में 2003 में, जोस पालो के केस में। सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा कि गोवा एक शाइनिंग एग्जांपल है जहां की यूनिफॉर्म सिविल कोड सबको एप्लीकेबल है, उसके रिलीजन को छोड़ करके उनके राइट्स को करने के लिए। तो मैं समझता हूं कि ये देश की एकता के लिए बहुत जरूरी है। एक पक्ष की तो आदर्श भाई बात ही नहीं है, कहां इस देश में इस तरह की बातें की जा सकती। इस देश
के लिए एक जैसा कानून हो। और मैं कानून का विद्यार्थी होने के नाते बड़े आदर से कहूंगा, यूनिफॉर्म सिविल कोड देश की प्रोग्रेस के लिए, देश की यूनिटी के लिए, देश की जो डाइवर्सिटी में सब एक साथ रहने के लिए, महिलाओं को बराबर अधिकार देने का। और महिला प्रोग्रेसिव स्वामी विवेकानंद के देश है, उन्होंने भी शिकागो में यही बात कही थी, महिला जब प्रोग्रेसिव होगी तभी तो देश प्रोग्रेस करेगा। बहुत धन्यवाद आपका अश्विनी दुबे जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। स्वामी जी आपका भी बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए, और ये जो यूसीसी को लेकर तमाम बातें चल रही है ना, उस पर अपनी अपनी बात रखने के लिए और उस तरीके से बात रखने के लिए कि वो आम लोगों के आम भाषा में वो चीजें समझ में आए। आप दोनों का बहुत धन्यवाद। तो देखिए, यूसीसी को लेकर तमाम चर्चाओं के बीच आखिर एक्सपर्ट्स को क्या लगता है और अलग अलग धर्मों की क्या मान्यताएं हैं, क्योंकि बदलाव तो लगभग कहीं ना कहीं अगर कानून बदलेंगे तो सब में होगा। लेकिन हाँ, अब उत्तराखंड में बिल पेश हो चुका है, क्या कुछ आगे होता है उससे जुड़ा भी अपडेट आपको देंगे, और देश और दुनिया की हर बड़ी और जरूरी खबर से जुड़े अपडेट के लिए भी आप amarujala.com पर बने रहिए। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर यह वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।